वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे ठीक है अपना चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल। ठीक, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। इसमें हम लोग देखेंगे पहला क्या, इसमें पहला हमारा टॉपिक आता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक, इसमें क्या देखना है, दो लॉ होते हैं, दो लॉ केमिकल कंपोजिशन के होते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा क्या होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक, तो ये लॉ किसने दिया था, एंटोनी एल लेविस्चर। ठीक है, इन्होंने लॉ दिया था। ठीक, तो इसमें दो लॉ पढ़ना है हमें, क्या पहला लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दोनों लॉ के बारे में समझ लेते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है, कोई भी अगर एटम कंबाइन कर रहा है तो सिंपल होल नंबर में कंबाइन करेगा। ठीक है, ठीक है, जैसे अगर कोई वाटर मॉलिक्यूल है, जैसे H2O है। ठीक है, ये कैसे कंबाइन कर रहा है, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो हमेशा ये 2:1 के रेशियो में ही कंबाइन करेगा। ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा हो जाए ऑक्सीजन के कंपेयर में। ठीक है, हमेशा इसका कंपोजिशन क्या रहने वाला है, सेम हमेशा। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, उसका हमेशा क्या कंपोजिशन है, कार्बन और ऑक्सीजन का क्या कंपोजिशन रहेगा, 1:2, यानी कि एक कार्बन के साथ हमेशा दो ऑक्सीजन के एटम कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो ये हमारा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक, तो इसको बोलोगे कैसे, इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, डिफिनेशन हो गया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या है, ये तो सिंपल लॉ है कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन, कि मास को ना ही बना सकते और ना ही बिगाड़ सकते, ना ही ख़त्म कर सकते। ठीक है, मास एक ऐसी चीज़ है जो ना तो तुम जादू से बना पाओगे और ना ही जादू से ख़त्म कर पाओगे। जितना मास रिएक्टेंट में रहेगा उतना ही हमेशा प्रोडक्ट में रहेगा। ठीक है, रिएक्टेंट ऑलवेज इज इक्वल टू प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो यहाँ पे लिखते हैं A+B गिव C+D, यानी ये क्या है, रिएक्टेंट है जो हम लोग इनिशियली लेते हैं, और ये क्या है, प्रोडक्ट जो बाद में प्रोडक्ट बनता है। ये हमेशा क्या रहेगा, सेम। तो ये हमारा लॉ केमिकल कॉम्बिनेशन था, आसान था। ठीक, अब हम लोग देखेंगे लेट्स डेल्टा एटॉमिक थ्योरी। डेल्टा एटॉमिक थ्योरी का बस 6 पॉइंट याद रखना है, काम हो जाएगा। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, देख लो डेल्टा एटॉमिक थ्योरी में क्या याद रखना है। पहला पॉइंट याद रखना है क्या है कि ऑल मैटर आर इज मेड अप ऑफ वेरी टेनी पार्टिकल कॉल्ड एटम विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। सभी मैटर है किससे बने हैं, टीनी पार्टिकल। जितने भी मैटर है दुनिया में, जितने भी मैटर ले लेगा सब किससे बने हैं, टाइनी पार्टिकल। ठीक है, टाइनी पार्टिकल, इसी को क्या कहते हैं, वो कहते हैं क्या, एटम। ठीक, इसी का नाम क्या है, एटम। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या दिया कि एटम है इंडिविजुअल पार्टिकल, जो एटम के पार्टिकल है वो क्या है, इंडिविजुअल। क्या है, इंडिविजुअल, मतलब कि ये एटम के पार्टिकल क्या कर सकते, फर्दर हम लोग तोड़ नहीं सकते कि और इसको ब्रेक कर सके, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एटम ऑफ गिवन में ना आइडेंटिकल। ठीक है, थर्ड पॉइंट उन्होंने क्या दिया कि अगर सेम एटम लोगे, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का एटम लोगे, तो हाइड्रोजन एटम लिए हो तो ये दोनों की क्या होंगी, सभी प्रॉपर्टी सेम होगी, फिजिकल केमिकल। ठीक है, सभी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी अगर सेम एलिमेंट लिए हो। और यही इसका अपोजिट लास्ट चौथा पॉइंट है क्या, अगर हाइड्रोजन ले लियो और ऑक्सीजन ले लियो तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ देखोगे सभी क्या रहेंगी, डिफरेंट। इनका साइज, शेप, कलर सब चीज़ क्या रहेगा, डिफरेंट। मतलब कुल मिलाकर अगर सेम एलिमेंट लोगे तो उनकी प्रॉपर्टीज़, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी, और दो डिफरेंट एलिमेंट लोगे तो उनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी सभी क्या रहेंगी, डिफरेंट, एकदम ही भिन्न रहेंगी। ठीक, फोर्थ हो गया। फिफ्थ पॉइंट देख लो क्या है, एटम कंबाइन इन द रेशियो स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म ए कंपाउंड। एटम क्या करते हैं, सिंपल होल नंबर में कंबाइन करते हैं। ठीक है, एटम कंबाइन इन सिंपल होल नंबर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कभी भी एलिमेंट कंबाइन करेंगे तो हमेशा एक एटम के साथ दो एटम या तीन एटम ऐसे करके कंबाइन करेंगे। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है
कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है तो उसमें कार्बन एक ही रहेगा और 2 ऑक्सीजन रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि कार्बन क्या ले ले 0.5, तो कभी भी एटम को हम लोग आधा, पौन, ढाई, सवा, ये सब पौने नहीं ले सकते। सिर्फ क्या लेंगे, सिंपल होल नंबर। सिंपल होल नंबर में लेंगे तो वो कंबाइन करेंगे, क्या बन जाएगा हमारा, एटम कंबाइन करेंगे होल नंबर में ही, ठीक है। और लास्ट रिलेशन हम, और ये वाला पॉइंट है ना, ये देखो तुम्हारे इससे सिमिलर है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से। बस अंतर क्या है ये समझ लो, अंतर यही है कि ये जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है ना, ये किसके लिए कह रहा है, ये मास के लिए कह रहा है, और ये क्या कह रहा है, नंबर के लिए। यही सिंपल सा डिफरेंस है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है, मास के लिए, कि 2 पार्टिकल हैं वो दोनों सेम मास में ही कंबाइन करेंगे, ठीक है। यानी कि अगर 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन कर वाटर बना रहा है तो हमेशा यही कंपोजिशन रहेगा। और H2O का हमेशा मास क्या आएगा, 18 ग्राम। ऐसा नहीं हो सकता कभी 20 ग्राम आ जाए एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का, ठीक है, ठीक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे क्या है, इन्होंने यही कुछ चीज़ में किसमें कह दिया है, नंबर में, यानी कि नंबर हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। कभी भी कंबाइन करेगा मॉलिक्यूल तो उसका नंबर क्या रहेगा, सेम। यानी एक कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन करेगा तभी कार्बन डाइऑक्साइड, 2 हाइड्रोजन का 1 ऑक्सीजन करेगा तभी वाटर बनेगा, ठीक, ठीक है। और फिर लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट तुम्हारा है द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। और कोई भी गिवन कंपाउंड रहेगा, ठीक है, गिवन कंपाउंड में हमेशा जो उसके नंबर रहते हैं और एटम रहेंगे वो कांस्टेंट रहेंगे। यानी पानी तुम यहाँ से लो, चाहे धरती से लो, या चाहे आसमान से लो, या चाहे फिर कहीं और से लो, किसी दूसरे ग्रह से भी ले लो, तो पानी में हमेशा क्या मिलेगा, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। यानी कि कोई कंपाउंड है उसका कंपोजिशन हर जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं एटम, ठीक है। एटम नेक्स्ट हेडिंग होगा, बुक में देखना। तो एटम क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर को क्या कहते हैं, एटम, ठीक है। मैटर के जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है, एटम। जैसे बिल्डिंग बनाना है तो हमें क्या चाहिए होता है, ईटा चाहिए होता है, और ईटे को लगाएंगे तो क्या बनेगा, पूरा एक बिल्डिंग। उसी तरह मैटर कैसे बनता है, एटम से। कई सारे एटम लोगों तो क्या बनेगा, मैटर। एटम आर वेरी स्मॉल, उनका रेडियस क्या होता है 10⁻⁻, ठीक है, 10⁻⁹ मीटर। इसको कहते हैं क्या, नैनोमीटर, 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 ठीक है। एटम का रेडियस कितना छोटा होता है, 10⁻⁹, काफ़ी छोटा है, ठीक। फिर हम लोग नॉमेनक्लेचर ऑफ एटम को देख लेते हैं, इनका नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, ठीक है। नामकरण, इन्हें एटम का नाम कैसे दिया जाएगा। तो शुरू में ऐसा था कि कोई सिस्टम नहीं बना था, जो खोज रहा था वो अपने नाम पे दे दे रहा था, है कि नहीं। जैसे आइंस्टीन ने खोजा तो आइंस्टाइनियम, ठीक है। इंग्लैंड में खोजा तो इंग्लैंडियम, ठीक। कैलिफोर्निया में तो कैलिफोर्नियम, ये सब नाम चल जा रहा था। लेकिन फिर उसके बाद एक सिस्टम बना, सभी देश के लोग आए साइंटिस्ट, कहे कि नहीं भैया एक सिस्टम बनाना होगा और हर एलिमेंट का नाम दिया जाएगा, ठीक है, और उनका सिंबल। तो वही देखो क्या हुआ, तो जो एलिमेंट के नाम थे वो ड्राइव होते किससे, नेम ऑफ प्लेस वेयर दे वर फाउंड। तो इनका नाम कैसे डिसाइड होगा, कि प्लेस वेयर दे फाउंड, ठीक है। जिस प्लेस से वो फाउंड होंगे वही नाम पड़ जाएगा इसका, एलिमेंट का, ठीक है। जैसे कैलिफोर्निया से फाउंड हुआ तो कैलिफोर्नियम पड़ गया नाम, ठीक। फिर उसके बाद कॉपर इज टेकन फ्रॉम सिप्रस। कॉपर का नाम कहाँ से आया है, सिप्रस से आया है, ठीक है। टेकन फ्रॉम द स्पेसिफिक कलर, कलर से लिया गया। गोल्ड भी आया किससे, येलो से। गोल्ड किससे आया है, येलो से, ठीक है। और तो फिर उसके बाद हमारा क्या सिस्टम बना है, IUPAC सिस्टम बना। IUPAC सिस्टम तो सबके लिए बना था, नेमिंग करने के लिए बना था, ठीक है। IUPAC का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। ये यूज़ हुआ था किसके लिए, सभी कंपाउंड जितने भी बनेंगे उन सबको क्या देने के लिए, नामकरण करने के लिए, ठीक। और इन्होंने रूल क्या बताया कि जो सिंबल का जो भी फर्स्ट 1 लेटर और 2 लेटर रहेगा उसी से क्या होंगे, उसके एलिमेंट को हम लोग दर्शाएंगे, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो इसका पहला अक्षर क्या है, H, हाइड्रोजन का H से दिखाया जाता है, ठीक है। कोबाल्ट, कोबाल्ट क्या है, CO से दिखाया जाता है। तो इसमें क्या था, पहला अक्षर क्या रहेगा, कैपिटल, और दूसरा क्या रहेगा, स्मॉल, यही नियम था। इसी तरह फिर उसके बाद कई सारे और सिंबल आए, ठीक है।
आयरन का देखो Fe होता है। क्यों आयरन का Fe होता है, IR क्यों नहीं होता है? क्योंकि आयरन दूसरे नाम से आया है, कौन से? फेरम से, ठीक है। एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम है फेरम, फेरम से Fe आया है, ठीक। सोडियम किससे आया है? नेट्रियम से। सोडियम किससे आया है? ठीक है, सोडियम में देखो SO होना चाहिए लेकिन Na है, क्यों? क्योंकि ये कहाँ से आया है? नेट्रियम, ठीक। उसी तरह तो आप पोटेशियम किससे आया है? पोटेशियम आया है तुम्हारा K से, क्या है इसका मतलब? कैलियम, ठीक। तो ये सब अलग अलग नाम से है। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है? तो हम लोग देखेंगे क्या? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है। तो एटम हम लोग जान रहे क्या है? बहुत छोटा होता है। कितना छोटा होता है? इतना छोटा होता है कि उसका मास निकालना बहुत ही पॉसिबल नहीं है। सोचो 10⁻⁹ मीटर, नैनोमीटर इतना उसका साइज है। तो साइज इतना है तो उसका मतलब मास कितना होगा? काफ़ी मास होगा। ग्राम में लिखना चाहेंगे तो एकदम 0.00000 करोगे, कितना मुश्किल होगा। तो इसीलिए आया कि एटॉमिक मास को क्या करो, एक कोई नया यूनिट निकालो, ठीक है। क्या निकालो? कोई नया यूनिट जो क्या बताने लगे? एटॉमिक मास। तो नया यूनिट क्या आया? जिसको हम लोग क्या कहते हैं? AMU। इसको और भी क्या कहते हैं? और U। इसका मतलब क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। और इसका मतलब क्या है? यूनिफाइड मास, ठीक। तो ये दोनों एक ही चीज़ है। एटॉमिक मास यूनिट बड़ा लगा तो उसको छोटा कर दिया गया, यूनिफाइड मास। ये है सिंपल तुम्हारा मास को नापने का यूनिट। जैसे ग्राम में या किलोग्राम में हम लोग मास नाप सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो बहुत ही 0.000 करके आएगा। तो हमें क्या निकालना है? एक छोटा यूनिट निकालना है जिससे हम लोग एटॉमिक मास को नाप सके, ठीक है। और ये जो एटॉमिक मास यूनिट और यूनिफाइड है, इसका मास किससे लिया गया, कंपेयर किया गया? इसका मास ठीक उतना ही है जितना 1/12 कार्बन C12 आइसोटोप का होगा, ठीक है। मतलब कि कार्बन 12 का आइसोटोप ले लो और उसका भी एक हिस्सा ले लो, उसका 12 हिस्सा करके एक हिस्सा ले लो, तो उस एक हिस्से का जो मास होगा वही तुम्हारा क्या होगा? एक यूनिफाइड मास का वैल्यू होगा, ठीक है। अब यही क्यों लिया गया? कार्बन 12 क्यों लिया गया? आइसोटोप भी इसका क्यों लिया गया? 1/12 ही क्यों लिया गया? तो पहले कई सारा लिया गया, पहले ऑक्सीजन भी लिया गया, कई सारे एटम लिया गया। तो देखा गया कि सबका हम लोग यूनिफाइड मास किसी एक को मान रहे थे, तो बाकी सब क्या रहते? पॉइंट में आ रहे थे काफ़ी। लेकिन ये एक ऐसा हम लोग को मिल गया 1/12 C12 आइसोटोप, जब इसको हम लोग एज अ बेसिक मान रहे, इसके कंपेयर में अगर सभी एटम का मास निकाल लें तो वो किस में आने लगा? इंटीजर में। जिससे हम लोग क्या हो गया? फ़ायदा हो गया कि भाई इंटीजर में आ रहा है, चलो इसी बेस्ट है। तो इसी को तब से पुट कर दिया गया। अगर तुम्हें क्वेश्चन में आएगा डिफाइन करो 1 AMU या फिर U या एटॉमिक मास यूनिट यूनिफाइड मास को डिफाइन कर, क्या लिखोगे? एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास इज द मास विच इज इक्वल टू 1/12 C12 आइसोटोप मास, ठीक है। मतलब कि हाँ, मतलब इसी के हाँ C12 वो कार्बन का नंबर बता रहा है और ये आइसोटोप है, ठीक। और 1/12 आइसोटोप क्या होता है? जिसका क्या हो? स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, नंबर सेम हो, ठीक। और ये कार्बन का 1/12 हिस्सा, ठीक। ये तुम्हारा हो गया। फिर उसके बाद देख लो C12 आइसोटोप वाज चूजन एज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग एटॉमिक मास, ठीक है। वन एटॉमिक मास यूनिफाइड मास इज द मास यूनिट इक्वल टू एक्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ द वन एटम ऑफ द कार्बन। सब बता दिए। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट हैव बीन फाउंड विद द रिस्पेक्ट टू एटम ऑफ वैल्यू। इसी के रिस्पेक्ट में सभी का निकाला गया। फिर हाउ डू एटम एग्जिस्ट? हाउ डू एटम एग्जिस्ट? अब एटम एग्जिस्ट कैसे करता है बताओ? तो एटम डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम कभी भी फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, यानी कि एक एटम कह दे तुम्हें एग्जिस्ट करने को, जैसे कह दे एक एटम ले आकर मैं दिखाओ, कभी एक एटम नहीं ला पाओगे। कोई एटम कभी एक फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। एटम है फॉर्म मॉलिक्यूल आयन। एटम हमेशा क्या फॉर्म करता है? मॉलिक्यूल और आयन। एटम हमेशा क्या बनाता है? मॉलिक्यूल और आयन। हमेशा एटम मॉलिक्यूल और आयन बनाता है, ठीक है। और यही मॉलिक्यूल आयन लार्ज नंबर में फॉर्म करके क्या बना लेते हैं? यही मॉलिक्यूल और आयन क्या बना लेते हैं? मैटर, ठीक है। तो एटम कभी भी एग्जिस्ट फ्री नहीं करेगा। ये कैसा एग्जिस्ट करेगा? हमेशा मॉलिक्यूल और आयन में, और ये मॉलिक्यूल आयन मिलकर क्या बना लेंगे? मैटर, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्या? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ठीक है। ए मॉलिक्यूल इज ए ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम दैट आर केमिकली बॉन्डेड, ठीक है। 2 और मोर एटम केमिकली बॉन्डेड, ठीक है। मतलब 2 या 2 से अधिक एटम क्या करें? केमिकली बॉन्डेड है। केमिकली क्या है? बॉन्डेड, एक दूसरे से बंधे हुए हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। 2 या 2 से ज़्यादा एटम
आपस में केमिकली बॉन्डेड है। केमिकली बॉन्डेड मतलब रिएक्शन कर चुके हैं, आपस में बॉन्ड है, ठीक है। तो क्या कहते हैं उसे, मॉलिक्यूल, ठीक है। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है, या तो ये दो जो एटम है ये दो तो सेम हो सकते हैं, या तो डिफरेंट और डिफरेंट दोनों हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये दो और मोर एटम जो है ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। हाँ, तो वैसे मॉलिक्यूल किससे बनेगा, दो या दो एटम, ठीक है, दो या दो एटम क्या करें, कंबाइन करें, कैसे, केमिकली क्या बना लेंगे, मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल बना लिए तो मॉलिक्यूल कैसे बन सकता है, या तो ये दोनों सेम एटम हो तो भी मॉलिक्यूल बनेगा, एच एच सेम है तो H2 मॉलिक्यूल बन गया, या फिर डिफरेंट तो H और ऑक्सीजन कंबाइन किया तो क्या बन गया, H2O, ठीक। तो ये हो गया मॉलिक्यूल। फिर इसके बाद देखते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, ठीक, देखो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या है। तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट आर कंस्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम। सेम टाइप ऑफ एटम इसमें रहेगा, पहला पॉइंट याद रख लो, क्या, सेम टाइप ऑफ एटम, ठीक है। यानी अगर सेम टाइप ऑफ एटम से कंबाइन होकर बने तो उसे कहेंगे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, ठीक है। दो सेम एटम मिलके बना रहे मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो कहेंगे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। ऑक्सीजन ऑक्सीजन O2 तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। मॉलिक्यूल एलिमेंट मतलब कि सेम टाइप ऑफ क्या बना रहे हैं, एटम, सेम टाइप ऑफ एटम से बन रहा है मॉलिक्यूल, तो क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। सेम एलिमेंट लाइक ऑर्गन हीलियम आर मेड अप ऑफ ओनली वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट एंड दिस मॉलिक्यूल आल्सो कॉल्ड मोनोएटॉमिक। तो इसमें आता है हमारा एटॉमिसिटी, ठीक है, एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी क्या होता है, तो सिंपल समझ लो, द नंबर ऑफ एटम कंस्टिट्यूटिंग ए मॉलिक्यूल इज नोन एज एटॉमिसिटी। मतलब एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम उसे कहते हैं इसकी एटॉमिसिटी, ठीक है। तो क्या लिखोगे इसका, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल, ठीक है, नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल, वही इसी क्या आती है, एटॉमिसिटी। इसी में आता है हमारा क्या, मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक मतलब किससे बना है, सिर्फ एक एटम से, ठीक है। एग्जांपल में देख लो क्या है, सम एलिमेंट लाइक ऑर्गन हीलियम आर मेड अप ओनली वन एटम ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, इसको कहते हैं मोनोएटॉमिक। एग्जांपल में क्या हो जाएगा, ऑर्गन हीलियम, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा क्या, डायटॉमिक। डायटॉमिक जो दो एटम से बना हो, जो मॉलिक्यूल दो एटम से बने हो, जो मॉलिक्यूल एक एटम से, मोनोएटॉमिक, जो मॉलिक्यूल दो एटम से बने हो, ठीक है, तो किसको कहेंगे, डायटॉमिक। एग्जांपल ऑक्सीजन, ठीक। फिर ट्राइटॉमिक क्या आता है, टेट्राटॉमिक, यानी 3 इन एटम, एग्जांपल O3, ठीक। फिर आता है पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक मतलब 3 या 3 से ज़्यादा, 3 और मोर, ठीक है, मोर देन 3, मोर देन 3। एग्जांपल में दे सकते हो कार्बन सल्फर, कार्बन सल्फर, क्योंकि कार्बन कई सारा बनाता है, सल्फर 8 बनाता है, ठीक है। तो समझ आ गया, मॉलिक्यूल एलिमेंट मतलब सेम एलिमेंट से बना है, उसी में एटॉमिसिटी आता है, क्या कि मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम, इसको कहते हैं एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी जितने नंबर एटम है उसी को कहेंगे उसे एटॉमिसिटी। मोनोएटॉमिक मतलब एक एटम से बना है मॉलिक्यूल, ऑर्गन हीलियम दो एटम से बना है तो डायटॉमिक, 3 एटम से बना है तो टेट्राटॉमिक, और 4 एटम 3 से ज़्यादा बना है तो पॉलीएटॉमिक, ठीक है। ये हमारा हो गया मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड देख लो फटाक से, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल कंपाउंड क्या होता है, एटम ऑफ डिफरेंट जॉइन टुगेदर इनडेफिनाइट टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ठीक है। अब इसमें क्या रहेगा, इसमें सेम टाइप ऑफ एटम थे तो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। ये डिफरेंट टाइप ऑफ एटम कंबाइन करके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल, जिससे क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। और सेम टाइप के एटम कंबाइन करके बनाएंगे तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। डिफरेंट टाइप के एटम कंबाइन करके बनाएंगे मॉलिक्यूल तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। एग्जांपल H2O वाटर, ठीक है, अमोनिया, देखो यहाँ डिफरेंट है ना, H भी है ऑक्सीजन भी है, ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल जो हम पढ़ ले हम लोग क्या देखेंगे, आयंस। आयंस क्या होता है, ठीक है। तो कंपाउंड कंपोज ऑफ मेटल नॉन मेटल कंटेन चार्ज स्पीसीज, दिस चार्ज स्पीसीज इज कॉल्ड आयन। तो जो भी मेटल नॉन मेटल होते हैं, ठीक है, मेटल नॉन मेटल, ठीक है, ये सब जब ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो इनके पास क्या होता है, चार्ज होता है। क्यों चार्ज होता है, ये हमें मालूम है,
वैलेंसी, ठीक है। वैलेंसी का एक वीडियो तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या वाले मेटल के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, नॉन मेटल उसके बाद इलेक्ट्रॉन आटोमर सेल में। तो ये दोनों क्या होते हैं, इनके ऊपर चार्ज आता है कब, जब ये लोग आपस में कंबाइन करते हैं, ठीक है। मेटल क्या होता है, उसका हमेशा गिविंग नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, उसको हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, और मेटल हमेशा लेता है, उसमें हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, आयंस, ठीक है। इसे एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल में क्या ले सकते हो, NaCl, ठीक है। तो यहाँ पे Na क्या है, मेटल है, तो Na प्लस आयंस है, और Cl माइनस आयन। ये क्या है, कैटायन, और ये क्या है, एनायन, ठीक है। यही इसी चार्ज की बात कर रहे हैं, इसी चार्ज को हम लोग कह रहे थे क्या, आयंस, ठीक है। ये इसका चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये पूरा इसका क्या है, आयंस, ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन, ठीक। फिर देखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयंस, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, देख लिए हम लोग, ठीक। NaCl एग्जाम्पल, पॉजिटिव चार्ज सोडियम, नेगेटिव चार्ज क्लोराइड, इज कंबाइंड टू फॉर्म NaCl, ठीक है। यही पूरा कॉन्सेप्ट हमारा आयंस का। तो आयंस का डेफिनेशन है क्या, लिखो, कंपाउंड कंपोज ऑफ मेटल नॉन मेटल कंटेन चार्ज स्पीसीज, ठीक है। कंपाउंड कंपोज ऑफ मेटल नॉन मेटल कंटेन चार्ज स्पीसीज कॉल्ड आयंस, ठीक है। आयंस को भी 2 टाइप का बता दोगे, ठीक है। टाइप्स क्या हैं आयंस के, 2 टाइप, पहला क्या, पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, ठीक। इस केस में पॉजिटिव आयन क्या है, Na प्लस, और नेगेटिव आयन क्या है, Cl माइनस, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और वैलेंसी, ठीक है। इन सब का वीडियो होगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, जाके देख सकते हो, ठीक है। वैलेंसी और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का सारा वीडियो बना है उसमें, हम लोग उस वीडियो में हम लोग सीख जाएंगे कैसे वैलेंसी बनाते हैं, कैसे केमिकल फॉर्मूला बनता है, ठीक है। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग आ जाते हैं किसमें, मॉलिक्यूलर मास और मोल कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, तो मॉलिक्यूलर मास को कैसे डिफाइन करें, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम इन ए मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स में दिए हैं, जैसे H2O, CO2, NH3, H2SO4, तो ये सब का क्या करोगे, मास निकालो, कैसे, अलग अलग इन सब का एटॉमिक मास लोगे, और जैसे एटम है उससे निकाल लोगे टोटल मास। जैसे H2O क्या निकालोगे, 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन क्या है 1 ग्राम, प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16 ग्राम एटॉमिक मास ना, ऑक्सीजन 1 है तो कितना आ जाएगा 18 ग्राम। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, मास, क्या आ गया, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। जैसे इसको 18U लिखोगे, ठीक है, जब मोल लोगे तब ग्राम आएगा, वो अभी आगे देखते हैं। ये तुम्हारा 18U आ गया, ठीक है, तो एटॉमिक मास हो गया। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। ये सब क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास को कैसे डिफाइन करें, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम इन अ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। तो मॉलिक्यूलर मास एक्चुअली है क्या, सम ऑफ ऑल द मास ऑफ एटम, सम ऑफ ऑल द मास ऑफ एटम, ठीक है, इनसाइड द मॉलिक्यूल। मतलब एक मॉलिक्यूल में सभी एटम के मास को तुम्हें सम करना है, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। इसी पे क्वेश्चन आता है। फिर फॉर्मूला यूनिट मास आ जाता है FMU। FMU में अंतर देख लो, कुछ सब दोनों एक जैसे ही है, एकदम सेम टू सेम है। फॉर्मूला यूनिट मास है, बस क्या है, फॉर्मूला यूनिट मास होते हैं द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द ऑल एटम इन द फॉर्मूला यूनिट कम। फॉर्मूला यूनिट सेम एज द मॉलिक्यूलर मास, ये सेम है, बस डिफरेंट क्या है, वी यूज द वर्ड फॉर्मूला यूनिट मास फॉर दो सब्सटेंस कंटेन्स आयन। तो ये मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट सेम है, बस अंतर क्या है, डिफरेंट क्या है, डिफरेंस ऐसे लिख लो इसको, पहले इसको लिख लो, पहले सेम है। फॉर्मूला यूनिट मास क्या है, सेम एज molecular mass. Difference is that it is for ions, ठीक। तो मॉलिक्यूलर मास ही तुम्हारा FMU, दोनों एक जैसे के सेम है, ठीक है। लेकिन एलिमेंट का जब मास निकालोगे मॉलिक्यूल का तो ऐसे निकालोगे, और जब आयंस का मास निकालोगे तो उसी को क्या कहते हो, FMU। मतलब आयंस के केस में बस का नाम चेंज है क्या, FMU, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अपना टॉपिक नेक्स्ट, मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट क्या था समझते हैं। तो जब शुरू में जब सब कुछ खोज लिया गया था, जब केमिकल रिएक्शन की बारी आ गई, तो लोग बड़ा परेशान थे कि यार ये केमिकल रिएक्शन को हम लोग कैसे समझे, ठीक है, कैसे समझे, यानी कि इसको 2 बेस पे समझ सकते थे। देखो 2 बेस क्या क्या हो सकता है। पहला बेस क्या हो सकता है कि इसको मास पे देख लें। पहला क्या कि मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना है, देखो 2 ये है, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाया हुआ है, मॉलिक्यूल भी कितना है 2 बार है, टोटल कितना है 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन का मास कितना होगा 4U एटॉमिक मास, ठीक। इसी तरह ऑक्सीजन का क्या होगा 16U,
तो 16U किसका होता है, एक का होता है, दो कितना है, कितना हो जाएगा 32U। और वाटर का पूरा निकालोगे तो इसका भी आएगा क्या 36U, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल वाटर। तो एक ये वे था कि केमिकल रिएक्शन किस पे, मास के बेसिस पे देखेंगे। और दूसरा क्या था कि मॉलिक्यूल के बेसिस पे, कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंड गिव्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक, NaH2। तो ये दो तरीका था। तो देखा क्या गया कि इसमें जो नंबर है ना वो ज़्यादा कन्वीनियंट था, ठीक है, ग्राम के बजाय, तो इसमें नंबर को ही लिया गया। तो पहले ये दो तरीका समझाया केमिकल रिएक्शन समझने का, कि तुम 4 एटॉमिक मास का हाइड्रोजन ले लो, 32 एटॉमिक मास का ऑक्सीजन ले लो, तुम्हें 36 एटॉमिक मास का वाटर मिल जाएगा। दूसरा क्या कि नंबर पे देख लो, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन लिए हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन लिए हैं, तो 2 मॉलिक्यूल वाटर बन रहे हैं, ठीक। तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट भी था, ठीक। क्यों कन्वीनियंट था, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देखना था सिंपल हमें, ठीक। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए सभी साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक नया कॉन्सेप्ट निकाल लिया, मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट बेटा यही 2 कॉन्सेप्ट था, अब इसमें ही मोल को लाया गया, मोल को डिफाइन किया गया। तो मोल क्या होता है, मोल होता है कि अब ये जो लिए हो, ठीक है, ठीक है, किसमें, यू में, ठीक। तो हमेशा हम लोग जब ग्राम में लिख रहे हैं तो क्या ग्राम में लिखना कन्वीनियंट है, यू में लिखना हर जगह कन्वीनियंट है, क्योंकि हम लोग कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाएंगे तो हम लोग यू में तो करा नहीं पाएंगे, इतना छोटा अमाउंट लेंगे, किस में लेंगे, हमेशा ग्राम में लेंगे। तो ऐसा कुछ तो किया जाए कि इस यू को चेंज कर दे ग्राम में, हाँ। तो इसको चेंज करने के लिए क्या आया, मोल। तो मोल एग्जैक्टली है क्या, अगर मोल कैसे डिफाइन होता है कि अगर तुम ये क्या कहते हैं अमाउंट है, ठीक है, इसका कितना पार्टिकल ले लो, जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ना, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इसका तुम ले लो, इसका कितना पार्टिकल है, इसका तुम टोटल 6.022 × 10⁻23 एट मॉलिक्यूल ले लो, ठीक। तो क्या बन जाएगा 1 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल, वो क्या बन जाएगा 1 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल, ठीक। कैसा समझ में आया कि यू में लेना आसान नहीं था, कि हम लोग यू में कभी रिएक्शन करा नहीं पाएंगे, हम लोग हमेशा ग्राम ले लेंगे। तो ग्राम में लाने के लिए क्या किया गया, ये देखा गया कि मोल कॉन्सेप्ट आया। मोल क्या होता है, तो 1 मोल क्या होता है, 1 मोल उतना ही होता है अगर तुम H2 मॉलिक्यूल कितना ले लिए, इतनी बार ले लिए, कितनी बार 6.0 × 10⁻23 एटम, इतने ज़्यादा हैं, इतने बार ले लिए तो उसको 1 मोल कह दोगे। उसी तरह अगर हाइड्रोजन की सिर्फ बात करो तो हाइड्रोजन एटम अगर 6.022 × 10⁻23 बार ले लोगे, ठीक है, तो इसी को कह देंगे क्या 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। तो मतलब आया किस लिए मोल, मोल आया तुम्हारा सिर्फ सिंपल इसका समझ लो, मोल आया ताकि तुम यू को चेंज कर सको किसमें, ग्राम में, हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाए, यू अब ना लिख के हम लोग ग्राम में लिखेंगे और अपना काम करेंगे, इसलिए आया। और दूसरा चीज़ क्या याद रखना है कि एक मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, ठीक है, ये याद रखना है 2 चीज़। तो अगर तुम्हें आगे क्वेश्चन आएगा तो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने को आएगा किसी का भी, तो उसका 2 फॉर्मूला आता है, गिवन मास, जो भी गिवन मास दिया होगा उसको ऊपर रख देना अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक। और दूसरा क्या फॉर्मूला है, दूसरा है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन ये जो नंबर है ना, इसको और क्या नाम दिया गया, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। एवोगैड्रो ने फाइंड किया था ये नंबर, तो इसलिए उनका नाम पड़ गया एवोगैड्रो, ठीक है। उसको Na से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो Na से। तो नंबर ऑफ मोल्स कभी भी निकालने को देगा तो क्या करोगे, गिवन मास जो भी दिया रहेगा उसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दोगे, और दूसरा क्या, अगर पार्टिकल्स दिया तो उसको भी नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दोगे, तुम्हारा मोल्स निकल जाएगा। तो मोल कॉन्सेप्ट समझे, मोल कॉन्सेप्ट बेटा यही तुम्हारा 2 था, उसमें मोल को लाया क्यों क्या, ताकि ग्राम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यू को किस में लिख सके, ग्राम में, ठीक है। तो इन्होंने इसी को माना बेस्ट वे कि चलो भैया अब ग्राम में लेना आसान है, तब इसी को कुछ किया जाए, तो इसीलिए अब यू से क्या आया ग्राम। और अगर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल किसी लिए, जैसे मॉलिक्यूल का इतना नंबर ले लिए वो भी 1 मोल, सिर्फ एटम का इतना नंबर पार्टिकल ले लिए वो भी क्या हो जाएगा 1 मोल। यही पूरा हमारा था मोल कॉन्सेप्ट। एक समराइज देख लो मोल कॉन्सेप्ट का। मोल कॉन्सेप्ट क्या था, सिंपल ये था कि अगर तुमने कोई रिएक्शन लिया है तो उसको 2 तरह से लिख सकते हैं,
ग्राम के बेसिस पे, मतलब कि वेट के बेसिस पे और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बेसिस पे। तो साइंटिस्ट को क्या लगा कि ये जो वेट का बेसिस है वो ज़्यादा आसान है, क्योंकि हम लोग कभी केमिकल रिएक्शन कराएंगे तो उसमें वेट लेना क्या है, ज़्यादा आसान है। वेट में अगर हम लोग कोई चीज़ कराएंगे तो भी केमिकल रिएक्शन तो वेट में करेंगे ना, कितना ग्राम इसमें डाल दिए, इतना ग्राम वो डाल दिए, ये रिएक्शन बना। तो वेट में करना आसान था, लेकिन देखो यू है, तो यू अमाउंट में कोई भी चीज़ लेना पॉसिबल नहीं है, तो बहुत छोटा अमाउंट है, तो इसलिए ये यू को चेंज करना था किस में, ग्राम में। तो इसलिए क्या कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया, मोल का। मोल क्या होता है, मोल सिंपल कहता है कि अगर तुम कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी एटम इतनी बार ले लोगे, कितनी बार, इतनी बार, कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी एटम 6.0 × 10⁻23 बार ले लोगे तो उसको तुम क्या कह सकते हो, 1 मोल। ठीक है, यानी अगर H2 का मॉलिक्यूल तुम इतनी बार ले लिए तो उससे क्या कह दोगे, 1 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल। और अगर हाइड्रोजन तुम कितनी बार ले लिए, इतनी बार, तो उससे क्या कह दोगे, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। उसी तरह ऑक्सीजन कितनी बार ले लोगे, इतनी बार, तो उससे क्या कहोगे, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब क्वेश्चन तुम्हारे कई बात है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालो, नंबर ऑफ मोल्स निकाले, फॉर्मूला मिल गया तुम्हें, जो भी गिवन मास है ऊपर और नीचे मॉलिक्यूलर मास रख देना, और दूसरा क्या है, पार्टिकल और नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, इसमें हमारा क्या था पूरा मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट के बाद हमारा आता है मोलर मास। तो मोलर मास कैसे डिफाइन करोगे, तो बस यही मोलर मास क्या है, ठीक है, मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट ऑफ 1 मोल। 1 मोल ऑफ एलिमेंट या मास कितना होगा, उसी का मोलर मास हो जाएगा। ठीक है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम ऑफ दैट एलिमेंट इज कॉल्ड मोलर मास। ठीक है, मास ऑफ द 1 मोल, मास ऑफ द 1 मोल ऑफ एलिमेंट ऑफ दैट एलिमेंट इज नोन एज मोलर मास। ठीक है, तो मोलर मास निकाल लोगे। ठीक, तो यही था पूरा। ठीक है, थैंक यू बच्चों।